तो आज मार्केट के अंदर एक्सट्रीम वॉलेटाइल सिचुएशन बनी है। हालांकि 15 का विक्स का नेचर नहीं है कि आपको इस तरह के सडन मूव्स दिखाए, बट मार्केट के अंदर वैल्यूएशन, एक्सट्रीम पैनिक, एक्सट्रीम पेसिमिज्म, ये सब चीज़ें भी प्रिवेल कर रही हैं। थोड़ा लाइट मार्केट है, जैसे कल जब बाज़ार टूटा तो हल्के हाथ से टूटा था। आज भी जब सुबह बाज़ार कमज़ोर रहा तो ज़्यादा डेंस नहीं था। तो मार्केट के अंदर पैनिक और पैनिक के बाद की खुशी, खुशी के बाद का वापस गम, ये बार बार आ रहा है और जा रहा है। इसलिए हमने तो 3-4 दिन से अपना स्टांस को बनाया हुआ है कि नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। ना तो आंखों में पानी लाना है, ना ही मुंह में पानी लाना है। मुंह में पानी का मतलब ललचाना भी नहीं है और आंखों में पानी का मतलब रोना भी नहीं है। तो फिलहाल मार्केट को थोड़ा सेटल हो जाने दो। ये अपने तरीके से सेटल हो रहा है। ये मेरे और आपके सोचने से परे वाला मार्केट है। हम सोचेंगे तो ये सोचेंगे अच्छा ये चीज़ आ रही है तो इससे होना चाहिए। एग्जाम्पल बताता हूँ, आज 26,000 करोड़ रुपए का SIP का नंबर आया। हो सकता है शायद मार्केट ने उसको एंजॉय किया हो कि देखिए इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस अभी भी हाई है। खबर मार्केट में ये है कि STCG के अंदर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। क्या बाजार उसकी वजह से वापस टूटा, मालूम नहीं। किस खबर का कितना इम्पैक्ट, कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, मालूम नहीं। ग्लोबल मार्केट्स के अंदर क्या चीज़ कल में हो जाए। मान लीजिए कल डोनाल्ड ट्रंप और देश के प्रधानमंत्री 13 तारीख को उनकी बैठक है। अगर ऐसी बैठक में 3-4 पॉइंट्स निकल के आ जाए जो कि मार्केट फेवर्ड हों तो एक तरह का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें इफ़ और बट्स में चल रही हैं, बट जो हो रहा है वो एक्सट्रीम वॉलेटाइल हो रहा है। आप और मैं क्या कर सकते हैं? आप और मैं एक काम कर सकते हैं। हम उस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को लाइट रख के, अपने आप को थोड़ा कम लिवरेज का इस्तेमाल करके। तीसरा, राइट शेयर्स एंड सिट बैक, उसको करके हम कर सकते हैं। नो एग्रेशन नो डिप्रेशन के स्टांस के साथ कर सकते हैं। एकोमोडेशन के स्टांस के साथ जब भी आप थोड़ा भी गिरावट आए उसके अंदर कुछ ना कुछ पैसा डालें। जैसे आज सुबह जब गिरावट आई तो अगर आपने 10 में से एक लॉट का भी इस्तेमाल किया है, उस एक लॉट से भी 10-15 हज़ार पे आपके पास इंट्राडे में आगे होंगे। अब बाजार भले कुछ करे या ना करे, FIs आए या ना आए, अर्निंग्स ठीक हो या ना हो, वड़ावर जो भी चलता हो, तो आपको थोड़ा ये 3-4 चीज़ों को ध्यान रखना है। एक और चीज़, रिलायंस आज आँख में चोली कर रहा है। रिलायंस की आज की वीकनेस गंभीर है, 24-25 रुपये की अभी भी वो वहीं पे टिका हुआ है। बट HDFC बैंक किसी तरह से हर निशान में आके अभी ट्रेड कर रहा है। तो कुछ फ्रंटलाइन शेयर्स की अभी रिक्वायरमेंट है, एब्सेंट है, चर्निंग हो रही है, वो चीज़ अच्छी है। कुणाल परार इस बीच मेरे साथ जुड़ गए, साथ ही मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मानसी रहेंगे मेरे साथ अगले 1 घंटे के लिए, ताकि हम आपके सामने मेहमानों को जोड़कर अच्छे तरीके से सारी चीज़ें रख पाएँ। आशीषा भी कार्यक्रम में थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी, ताकि वो भी कुछ क्वेश्चंस पूछ के आपके सामने सिंप्लीफाइड फॉर्म में मार्केट्स को रख पाएँ। और कुणाल परार भी मेरे को स्क्रीन पर अब दिखने लग गए हैं। कुणाल भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज 12 बजे तक का ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल डिप्रेशन में हैं। 12 बजे के बाद एकदम से पुल बैक आया और हम हरे निशान में भी पहुंचे, लेकिन फाइनली हल्का हल्का दबाव फिर से देखने को मिल रहा है। कुणाल सर, आपका टेक क्या है इस पे, मार्केट्स पे? रोलर कोस्टर से कम बिल्कुल नहीं रही है। ऐसा लग रहा था कि हम F1 Formula 1 रेस में है, जहां पे ग्रेविटी इतनी है कि जितनी भी आप अच्छी पोजीशन बना लो, ग्रेविटी इतनी फोर्स के साथ है कि आपका सर एक्सेल आप आ वहीं पे गए? चिपक जाता है। ना वो मोमेंटम की बात करें, 22,980 के अराउंड है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 22,750 के अराउंड है। मेरा मानना है कि जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, हमें ऊपर के लेवल का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। एंड ऊपरी लेवल की बात करते हैं तो 23,223, 400 तक के लेवल है जो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। एंड डिम्पी जी, यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ने की एक और बात है। मोदी साहब एंड ट्रम्प साहब की मीटिंग भी होने वाली है, उसको लेके कुछ ना कुछ चर्चा विचारना चल रही है। मार्केट का भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो इसको लेके भी अनसर्टेनिटी काफी बड़ी हुई है। तो जब तक ये सेटल डाउन नहीं होता हो जाता है, मुझे लगता है कि ऐसी मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। सपोर्ट 22,750 का फिलहाल हमें पकड़ के चलना चाहिए। सपोर्ट मानकर चलना है। इंडेक्स पर रणनीति कुणाल की तरफ से आती हुई, और हमारी पैनल पर बाकी गेस्ट भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। मिरर एसेट शेर खान से जतिन गेडिया है, कुणाल परार तो हैं ही चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग से, और साथ ही आदित्य अरोड़ा भी एडलिटिक्स से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही एक्सपर्ट्स का स्वागत है। आइए क्लोजिंग ट्रेड्स तीनों एक्सपर्ट्स से जान लेते हैं। इस वक्त बाजार की स्थिति देखते हुए कौन से स्टॉक्स हैं एक्सपर्ट्स के रेडार पर क्लोजिंग ट्रेड्स में।
गुड आफ्टरनून जतिन, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। किस तरह की रणनीति अपनाएंगे मार्केट में? स्टॉक स्पेसिफिक क्या खरीदारी के ही मौके ढूंढेंगे या फिर खरीदारी बिकवाली, दोनों की तरफ कॉल्स होंगी आपकी? तो हमारा जो व्यू है कि कहीं ना कहीं एक शार्प रिएक्शन के बाद हमें स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है, लेकिन ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ ही जाना चाहेंगे। एक शॉर्ट और एक लॉन्ग के साथ जाना चाहेंगे। जो शॉर्ट साइड की ट्रेड होगी वो अडानी पोर्ट्स में होगी। तो अडानी पोर्ट्स में हमने देखा है कि एक शार्प रनअप के बाद फिर से हमें एक नीचे का लेग शुरू होते हुए दिख रहा है। कंसोलिडेशन के बाद डाउन हो रहा है, तो सेल करने की सलाह रहेगी अडानी पोर्ट्स। स्टॉप लॉस रखना होगा 1145 का, और नीचे में टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1094 और 1074 के। जो एक रिकमेंडेशन है वो लॉन्ग साइड की तरफ है, वो भारतीय एयरटेल में है। तो भारतीय एयरटेल में एक शार्प रनअप के बाद 2 दिनों का कंसोलिडेशन था। वो कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो हमें लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम जो है, अगर जो मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो भारतीय एयरटेल वन ऑफ द स्टॉक्स रहेगा जो इसमें अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो भारतीय एयरटेल लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 1686 का, और टारगेट एक्सपेक्टेड है 1780 की। कॉल खरीदारी की, एक बिकवाली की। जतिन गेडिया की राय, भारतीय एयरटेल में खरीदारी 1780 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं आने वाले दिनों में। ऑलमोस्ट 0.5% गेन्स 1705 के लेवल्स पर यह स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है। और दूसरा अडानी पोर्ट्स, करंट लेवल्स को ध्यान में रखते हुए डाउनसाइड विजिबल है। 1094 पहला टारगेट और उसके बाद 1074 तक भी लुढ़कने की यहां पर संभावना नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 1.5% के डाउन ट्रेंड्स इस स्टॉक में नजर आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून आदित्य, बताइए आपके रेडार पर, आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं और क्या खरीदारी की तरफ ही है सारे के सारे स्टॉक्स? बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड टू एवरीवन। देखिए, बिल्कुल इशारा तेजी की साइड ही है। एक बिल्कुल वॉलेटाइल डे के बाद आज बाजार कंपैरेटिवली एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, तो वो एक अच्छे संकेत है। और जो बॉटम लेवल है या नीचे के लेवल्स हैं 22,800 से लेके 22,900, वो बाजार के लिए अच्छे सपोर्ट रहे। तो मूड माहौल बेहतर है, तेजी के साइड ट्रेड रहेगा। एफएमसीजी बास्केट है जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बता रही है, तो उसी बास्केट में से रहेगा। पहला स्टॉक रहेगा इमामी लिमिटेड, इसको बाय किया जा सकता है 557 में। स्टॉप लॉस रहेगा 530 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 590 के। ये रहेगा पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक भी एफएमसीजी बास्केट से है, गोदरेज एग्रो को बाय किया जा सकता है। इसको 752 में बाय कर सकते हैं। 700 रहेगा स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेंगे इसमें 805 के। चलिए, दो स्टॉक्स इमामी और गोदरेज एग्रोवेट। गोदरेज एग्रोवेट तो करीब 4% की तेजी दिखा रहा है, यहां से और ज्यादा तेज होने के पूरे आसार नजर आते हैं। तो दो स्टॉक्स खरीदारी के। अराउंड 12 बजे के आसपास बाजार ने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी अटेम्प्ट की और उसी समय निफ्टी में निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 250-300 अंकों की रिकवरी देखी गई। उसी वक्त मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में उससे भी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली थी। एंड अराउंड फ्लैट लेवल्स जहां ट्रेड शुरुआत हुआ था, कमजोरी के साइंस दिख रहे थे, वहां से संभलते हुए मिड कैप स्मॉल कैप, इसमें पीएसयू बैंक, छोटी मझौली बैंक्स के स्पेसेस, वहां पर मजबूती थी। और साथ ही मेटल स्टॉक्स भी ग्रीन पैटर्न में काम कर रहे थे। कुणाल, गुड आफ्टरनून, कमिंग बैक टू यू, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? वेल, दो स्टॉक है, 50-50 यहाँ पे करके जाएंगे। एक शॉर्ट का आइडिया है और एक खरीदारी करके ना खरीदने का आइडिया। सबसे पहले खरीदारी करने का जो स्टॉक है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। नाइका बहुत ही बढ़िया स्टॉक तो फिलहाल लग रहा है, आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया सी मोमेंटम हमें नाइका में देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये स्टॉक 171 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इसका डेली चार्ट की बात करें तो 50 MA के ऊपर स्टॉक आ चुका है। इतना ही नहीं, लगातार एक अवरहेजिंग ट्रेंडलाइन के साथ ट्रेड कर रहा है, एक सिफर जोन में है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे नाइका खरीदारी करके चलिए। 171 164 का एक एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। पहला टारगेट होगा 177 का, जो इसका प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वो लेवल है 177। जैसे ही ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे 185 तक की भी लेवल आपको ये नाइका दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है 164 के एसएल के साथ। एंड दूसरा जो शॉर्ट साइड है, आदित्य ने वैसे एफएमसीजी में लॉन्ग साइड की सलाह दी है, लेकिन मैं एफएमसीजी में एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे शॉर्ट करके चलने की सलाह दूंगा। स्टॉक का नाम है आईटीसी फ्यूचर, जो फिलहाल 410 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप प्रेजेंट लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। एसएल की बात करें तो 416 का पहला एसएल की बात करें तो 416 का यहाँ पे ऐसे हम मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, 404 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। 404 जैसे ही ब्रेक होता है
ये लोअर लेवल पे 396 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएंगे। आईटीसी यहाँ पे शॉर्ट करके चलने की सलाह है, नायका खरीदारी करके चलने की सलाह है। इसी शॉर्ट करने की सलाह, लेकिन नायका पर खरीदारी की राय, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आता हुआ। इसके अलावा मेटल सेक्टर में आज के सत्र में अच्छी खासी चमक दिखी है। इनफैक्ट सेल की बात करें तो नतीजे आए थे कल मार्केट आवर्स के बाद, नतीजे तो ठीक ठाक थे, लेकिन उसके बाद आज मैनेजमेंट की कमेंट्री निकल कर आई, जहां पर उनका मानना है कि डेट कम हुई है, डिमांड एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छी है और पिछले 6 महीने में स्टॉक 20% तक करेक्ट हो चुका है, जिसके बाद वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, जिसके चलते 4 से 4.5% की तेजी सेल में दिखी है। और सेल के अलावा नैल्को यहाँ पर भी 3% की तेजी है। आदित्य, इन दोनों ही मेटल स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी, सेल और नेशनल एल्यूमिनियम? बिल्कुल, देखिए डिस्क्लेमर से चालू करूंगा। आज ही हमने मेटल स्टॉक्स में बाय के ट्रेड सजेस्ट किए थे इंट्राडे में, और वहां पे मुनाफा वसूली भी करी। वापस आते हैं अपने व्यू पे। मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर काफी अच्छा दिखता है। अभी सपोर्ट लेवल पे काफी सारे स्टॉक्स आ चुके हैं मेटल के काउंटर्स। और अगर निफ्टी मेटल इंडेक्स की भी बात करें तो आज शानदार रिकवरी। मॉर्निंग में सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर मेटल सेक्टर था। तो अभी निफ्टी मेटल इंडेक्स 8230 पे ट्रेड कर रहा है। अनटिल अनलेस 8000 के ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ पे न्यूट्रल टू बुलिश स्टैंस बनाया जा सकता है। और बाकी के जो 2 स्टॉक्स की आपने बात करी, मुझे लगता है वहां पे भी एक बुलिश नजरिया है, क्योंकि ओवरऑल पूरे सेक्टर में एक अच्छा बज़ देखने को मिल रहा है। और अंडरलाइन जो कमोडिटीज है उसमें भी अगर आप देखेंगे 5-10 दिन में तो एक अच्छा उछाल है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का ट्रेंड बनता है। लेकिन इसके अलावा टाटा स्टील, जतिन, इस स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी? यहाँ पर भी 1.5% की तेजी आज दिखी है। हाँ, देखिए ओवरऑल मेटल स्पेस की बात करूँ तो आई थिंक हमें जो सेल है उसमें वो बेटर लगता है। टाटा स्टील में मेरे को लगता है कि थोड़ा जो ग्लोबल एक्सपोजर है उसके वजह से हमें लगता है कि इसमें ये बेटर प्ले नहीं है। हमें लगता है कि टाटा स्टील में अभी भी वीकनेस रह सकती है। लेकिन जब तक ये स्टॉक 136 137 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, हमें लगता है कि ये जो उछाल आया है वो एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी वीक है एज कम्पेयर टू अदर मेटल नेम्स। तो टाटा स्टील में करंट लेवल्स पे कोई लॉन्ग करने की सलाह नहीं रहेगी। अगर जो सेल करना चाहता है तो 136 137 के स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हैं। लेवल्स पर खरीदारी की राय तो है नहीं। सेल साइड 136 के लेवल्स अगर दिख जाएं तो एक बार निकलने के बारे में इस स्टॉक में सोचना चाहिए। टाटा स्टील ऑलमोस्ट 1.5% के गेंस इस वक्त 132 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ। हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाजार के जाने माने दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट हिमांग जानी हमारे साथ है। हिमांग, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए शुक्रिया। मार्केट के सेंटिमेंट्स ऑफकोर्स पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से वीकर सेंटिमेंट्स बनते दिखे, लेकिन आज बाजार संभले। सेकेंड हाफ में हमने देखा कि एक रिकवरी भी अटेम्प्ट की मार्केट ने, और इस वक्त अगेन वॉलेटाइल ट्रेड्स ही हैं। ऑन अ फंडामेंटल नोट, बाजार के इस सिनेरियो को किस तरह से फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म आप देखते हैं? गुड आफ्टरनून एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो क्लियरली सेंटिमेंट तो वीक है, और जिस तरह से हमने मार्केट में वीकनेस देखी है जैन मंथ में, फेब में भी अगर आप देखें तो सेल फ्लोज बिल्कुल कंटिन्यूड है। और इट्स अक्रॉस, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट, तीनों में एक प्रेशर देख रहे हैं। हालांकि थोड़े से बाउंस बैक है, पर वो सस्टेन नहीं हो पा रहे। तो हमें लगता है कि सबसे पहले तो मार्केट को हमें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए स्टेबलाइज होने के लिए। हालांकि सबको ये होता है कि एग्जैक्ट बॉटम कहाँ पे बनेगा वो पॉइंट आउट कर पाए, बट रादर देन ट्राइंग टू प्रीएम्प्ट, अगर हम मार्केट को स्टेबलाइज होने दें और उसके बाद उसमें कौन से स्टॉक्स में, कौन से सेक्टर्स में, कौन सी थीम्स में अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है उसको रिव्यू करें, तो वो शायद बेहतर स्ट्रेटेजी होगी। अगर आपका थोड़ा सा 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम है और होल्डिंग कैपेसिटी है, तो लेवल से मुझे ये बिल्कुल अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि चाहे वो निफ्टी हो चाहे ब्रॉडर मार्केट हो, काफी स्टॉक्स डीप करेक्शन दे चुके हैं। तो डेफिनेटली उसमें एक निवेश का मौका ढूंढना चाहिए। बट शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी के कारण और सेलिंग के कारण मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा उसको वक्त देना चाहिए।
थैंक्स फॉर दैट टेक। एक फंडामेंटल नज़रिया इस बाजार में ज़रूर बनता है, क्योंकि टेक्निकली चार्ट्स क्या बयां कर रहे हैं ये तो लगातार हम आपको बता भी रहे हैं, और टेक्निकली ऑन अ एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म बेसिस कौन से स्टॉक्स रेडार पर है ये जान रहे हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए बाजार में निवेश जो है वो बेहद ज़रूरी होता है, और इसीलिए फंडामेंटल आउटलुक बाजार पर समझना बेहद ज़रूरी है। और इस वक्त तो इनफैक्ट मार्केट आपको काफ़ी हद तक समय दे रहा है लिस्ट डाउन करने के लिए। आप अपनी पसंदीदा सेक्टर्स और उन सेक्टर्स में से स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स को चुनकर लिस्ट डाउन कर सकते हैं, और समय इनफैक्ट है भी, और अपने एडवाइजर्स से बातचीत करके उन स्क्रिप्ट्स में एंटर करके अपने पोर्टफोलियो का गठन भी कर सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया भी बनाना चाहिए। जहां पर शानदार तेजी आज के सत्र में दिखी है अशोक लेलैंड। अभी 1-1:30 बजे कंपनी के नतीजे आए थे, नतीजे काफी अच्छे रहे और मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी अच्छी निकल कर आई है। कंपनी अब डेट फ्री हो चुकी है। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ सृष्टि जुड़ चुकी है। सृष्टि, बताएं नतीजे कैसे रहे, मैनेजमेंट की कमेंट्री, मार्केट शेयर गेन्स और डेट को लेकर भी काफी पॉजिटिव है। जी हाँ, बिल्कुल सभी पैमानों पे अशोक लेलैंड के नंबर्स काफ़ी सराहनीय हैं, और आप मार्जिन्स देखिए, यहाँ पर इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स जो हैं अशोक लेलैंड ने पोस्ट किए हैं। हालांकि अगर हम यहीं पे टाटा मोटर्स या फिर आयशर मोटर्स VECV को देखें तो वहाँ पे उनके EBITDA मार्जिन्स कुछ 8-9% पे हैं, पर अशोक लेलैंड जहाँ पर इंडस्ट्री उम्मीद ये लगा रही थी कि लगभग 11 से 12% के रहेंगे, 12.5% के आसपास कंपनी ने अपने मार्जिन्स दर्ज किए हैं। इसके अलावा इनके मुनाफे में भी साल दर साल लगभग 30% की बढ़त देखने को मिली है। ये तो रही नंबर्स की बात, पर मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले तो अपडेट ये है कि कंपनी जो है अब नेट कैश पॉजिटिव हो गई है। जहां पर कई समय से कंपनी का कर्जा चल रहा था, अब वो उन्होंने पूरी तरीके से चुका दिया है। दूसरी सबसे अहम बात रही है कंपनी की कमेंट्री आने वाले क्वार्टर्स के लिए, जहां पर चौथी तिमाही में ही कंपनी ने बताया है और ये उम्मीद जताई है कि इनकी जो तिमाही रहेगी वो इस तिमाही से भी बेहतर रह सकती है। इंटरनेशनल ग्रोथ को लेकर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है कि वहाँ पर वो पिकअप ज़रूर देख रहे हैं, और स्विच मोबिलिटी जो कि इनका एक EV आर्म है, वहाँ पर भी कंपनी का कहना है कि उनकी ऑर्डर बुक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आने वाले टाइम में नए लॉन्चेस के चलते यहाँ पर सहारा ज़रूर मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर कंपनी की बात करें डिफेंस, पावर सॉल्यूशंस, आफ्टर मार्केट बिजनेस जो कि नॉन ऑटो बिजनेस है, वहाँ पर भी उनका कहना है कि वो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। मार्केट शेयर कंपनी का इंटैक्ट है। तो ऑल एंड ऑल बोले तो सभी पैमानों पे नंबर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं। हालांकि थोड़ी बहुत वीकनेस या थोड़ी बहुत नर्वसनेस ज़रूर थी कि MHCV इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस देख के कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा रहे थे इन्वेस्टर्स। साथ ही जिस तरीके से VECV और टाटा मोटर्स CV के नंबर्स आए, उसको भी क्यूज लेते हुए कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, पर अशोक लेलैंड काफ़ी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा, और इसीलिए लगभग 6 से 7% का जंप भी हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइस में, जिसके चलते स्टॉक में करीब 7% की तेजी दिखी है। मार्जिन्स कंपनी के काफ़ी अच्छे रहे हैं। नेट डेट 0 हो चुकी है, जो भी एक बड़ा पॉजिटिव है, और मार्केट शेयर एक्सपेंशन भी कंपनी एंजॉय कर रही है। सृष्टि, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक टेक्निकल राय ले लेते हैं। सबसे पहले जतिन, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या राय होगी अशोक लेलैंड पर? नतीजों के बाद स्टॉक में भारी भरकम तेजी आज दिखी है। यस डेफिनेटली, अगर जो मैं चार्ट डेली चार्ट्स के ऊपर देखूं पैटर्न वाइज, तो बहुत ही एक बुलिश लॉन्ग रेंज कैंडल बना रहा है, और हमें लगता है कि जस्ट इन केस के वो कोई आज अगर जो नई एंट्री कर पाता है तो आई थिंक डेफिनेटली एक डिप के ऊपर बाय करना चाहिए। हमें लगता है कि इसमें जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है वो 212 से लेके 210 की रेंज में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जस्ट इन केस के अगले आने वाले 1 से 2 दिनों में अगर जो कोई डिप मिलती है तो इसमें बाय करना चाहिए। हमें लगता है कि ये जो प्राइस एक्शन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और आने वाले दिनों में इसमें 235 से लेकर 238 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। करंट स्वरूप से भी अगर जो कोई बाय करता है तो हमें लगता है कि 206 205 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर जो डीप पे बाय करता है तो भी चलेगा, करंट लेवल्स पे बाय करता है तो भी चलेगा, लेकिन बाय करने की सलाह रहेगी। इसमें स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो चलिए, ये राय अशोक लेलैंड पर क्लियरली नतीजे और नतीजों के ठीक बाद ये पॉजिटिव रिएक्शन और इसके पीछे का रिसर्च और साथ ही टेक्निकल आउटलुक भी हमने आपके सामने रखा। इंडिया एनर्जी वीक 2025 में 500 स्पीकर्स और 700 एग्जिबिटर्स परिवर्तनकारी ऊर्जा समाधान पर बातचीत कर रहे हैं। सम्मेलन के दौरान इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी हर वार्तालाप का मुख्य केंद्र बना हुआ है।
सम्मेलन का एग्जीबिशन क्षेत्र AI ड्रिवन फ्यूल मैनेजमेंट से लेकर भविष्य के स्वच्छ ऊर्जा समाधानों तक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। BPCL द्वारा एक ऐसी ही पहल पर ध्यान दिया गया जिसका नाम है बी कैफे। इस कैफे के जरिए BPCL ने हाल ही में इन हाउस खाद्य और पेय पदार्थ की इंडस्ट्री में जोरदार एंट्री मारी है। इंडिया एनर्जी वीक 2025 के दौरान इस कैफे का सेटअप काफी लोगों से गुलजार दिखा। टाइम्स नेटवर्क से बातचीत के दौरान हर्ष जोशी, हेड ऑपरेशंस नॉन फ्यूल बिजनेस BPCL ने बताया कि कैसे ये कैफे ग्राहकों के अनुभव को बेहतर करने में ध्यान केंद्रित कर रहा है और सस्ती दर पर प्रीमियम कॉफी और स्नैक ग्राहकों को ऑफर कर रहा है। एक नजर डालते हैं इस खास बातचीत पर। At B Cafe, we try to offer a very premium cafe experience at a very value for money price range with a world-class product. Currently, we have 60 plus B Cafes operational across India with 80 plus work in progress. And we are coming at major highways, metros, Tier 2 and Tier 3 cities. We have a product range comprising of 3 major product categories. We have a full range of hot and cold beverages. We have a full range of quick snacks. And we also have a limited range of impulse items, mainly top 5 categories which are highest selling in MRP categories. The objective of B Cafe was offering a affordable F&B option which is standardized, which is hygienic and which is having a consistency in terms of taste across India, across the length and the breadth of the country. लेकर आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में ऑप्शंस के चैंपियंस। और इस घंटे के ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग, शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बताएं वायदा बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज कौन से होंगे? गुड आफ्टरनून। बात करें ऑप्शंस में तो ओवरऑल यहाँ पे टाटा कंज्यूमर का अगर चार्ट देखें तो एक मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म चार्ट एक पॉजिटिव है। सम कंसल्टेशन देखने में डेली चार्ट ऑन सपोर्ट लेवल पे तो हमें लगता है कि यहाँ से मूवमेंट आ सकती है। तो टाटा कंज्यूमर का 1030 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। रेंज है 19 से 20 रुपीज के बीच में। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 10 रुपए का, टारगेट है 40। ये स्ट्रेटेजी में मैक्स प्रॉफिट अराउंड 9120 का एंड मैक्स लॉस अराउंड 4560 का। कंज्यूमर के 1030 के कॉल खरीदने की सलाह यहां पर दी जा रही है। इसी के साथ सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही एफएनओ में ट्रेड करें। देवांग, शुक्रिया हमारे साथ ये वायदा बाजार का कॉल लेकर जुड़ने के लिए। लेकिन अब वक्त हो चुका है हमारे अगले खास सेगमेंट का, मार्केट से 3। आनंद शुक्ला अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे कौन से स्टॉक स्पेसिफिक मूवर्स हैं जहां पर खबरों के दम पर आज काफी एक्शन दिखा है। आनंद, बताएं। जी हाँ, जैसा कि Q3 नतीजों का दौर चल रहा है तो सबसे पहले अशोक लेलैंड के नतीजों की बात कर लेते हैं, जहां पर मुनाफे में करीब 32% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं आय में देखें तो आय में भी हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एबिडा की तरफ देखें तो एबिडा 1072 करोड़ से बढ़कर 1170 करोड़ पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जिसके चलते शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बजाज हिंदुस्तान के भी नतीजे आए हैं जहाँ पर कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है। आय में करीब 15% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन मुनाफे की बात करें तो कंपनी 20 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले अब 102 करोड़ के घाटे में आ गई है, जिसके चलते शेयर में 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा सुप्रजीत इंजीनियरिंग की बात करें तो सुप्रजीत इंजीनियरिंग के आय में हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन मुनाफा जो है वो 17% के आसपास घटा है। और एबिडा मार्जिन की बात करें तो एबिडा मार्जिन भी 12% से घटकर 11.7% पर आ गया है, जिसके चलते शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। सीमेंस ने भी अपने Q1 के नतीजे जारी किए हैं, जहां पर आय में 3.3% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन एबिडा देखें, एबिडा 11.5% से घटकर अब 401 करोड़ पर आ गया है। इसके अलावा मार्जिन भी 12.2% से घटकर 11.2% पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसके चलते शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अंत में एक खबर की बात करते हैं, जहां पर ऑयल इंडिया जो है वो ब्राज़ील की कंपनी पेट्रोब्रास के साथ MOU साइन किया है, और ये जो MOU है वो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए किया हुआ है, जिसके चलते शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहा है। तो ये थे वो शेयर जिनमें खबरों और नतीजों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल आनंद, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और 3 बजे का ट्रेंड हमें बताने के लिए। इस बीच कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जो कि इस वक्त कह सकते हैं कि अपने ऊपरी स्तरों से नीचे गिरे हैं, लेकिन एक एंट्री अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं। ट्रेंड के स्टॉक प्राइस पर एक बार बातचीत करेंगे। कुणाल, आपकी राय जानना चाहूंगी, कहाँ ये 8,345 के स्तर देख रहा था, इस वक्त 5,225 के लेवल्स पर। क्या इसे एक एंट्री अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए? आज ही के आज 5,113 के लेवल्स भी टेस्ट किए हैं इसने। वेल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों में एक अच्छी खासी गिरावट हमें रिसेंट जो हाई लगा था 6,400 के अराउंड का, वहां से देखने को मिली है। एंड डाउन साइड में जो सपोर्ट आ रहा है वो सपोर्ट आ रहा है 4,970, यानी आप 5,000 का सपोर्ट पकड़ के चल सकते हो। और आज के दिन में जो लो बनाया है वो लो बनाया है 5,113। और डोजी कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन यहाँ पे स्टॉक बना रहा है, कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं होता है पर्टिकुलर कैंडलस्टिक का, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है मुझे लग रहा है कि नीचे 5,000 तक के लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। सो अगर ये 5,000 को अप्रोच करता है तभी वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 5,000 के लेवल्स दिखें तो फिर एंट्री अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सेम इज द क्वेश्चन विद एम्बर एंटरप्राइजेज। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, अगेन ये स्टॉक ने भी दमखम दिखाया 8,200 तक भी जाने का, और इस वक्त 5,934 5,972 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। एंट्री अपॉर्चुनिटी माने इसे या फिर वेट करना चाहिए? पहले तो इधर सेल की राय मैं नहीं दूंगा, और बाय के लिए मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके यहाँ पे बाय कर सकते हैं। एक बार स्टॉक का मोमेंटम, डाउनसाइड मोमेंटम फेड होने दे, स्टॉक को स्टेबलाइज होने दे, फिर बाद में बाय का नजरिया बनाए। बट अभी सेल का नजरिया तो बिल्कुल नहीं है, और अभी स्टॉक अपने सपोर्ट पे आ चुका है। 6,000 का इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो मुझे लगता है थोड़े दिन अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकती है। में बाइंग की अपॉर्चुनिटी पर नजर रखनी है। इस बीच मिड कैप में जहां हमने रिकवरी देखी थी, और मिड कैप के ही चुनिंदा प्लेयर्स जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है, ऐसे में 2 स्टॉक्स हैं, SBI कार्ड्स और BSE लिमिटेड। BSE लिमिटेड जतिन आज सुबह 5,100 तक हमने देखा था टूटता हुआ, इस वक्त अगेन 5,369 के लेवल्स पर संभल चुका है, और SBI कार्ड्स में भी करीब 4% की तेजी। स्लो एंड इवेंचुअल चलता है वैसे SBI कार्ड, लेकिन दोनों स्टॉक्स पर टेक्निकली क्या राय होगी? आज के ट्रेडिंग सेशन में अपना जो 20 वीक एवरेज है, जो अराउंड 5,040 के आसपास है, वो टेस्ट किया है, और वही लेवल से एग्जैक्टली एक अच्छा खासा पुल बैक भी देखा है। तो आगे जाते हुए हमें लगता है कि जब तक ये 20 वीक का एवरेज वायलेट नहीं होता है डाउन साइड पे, हमें लगता है कि जो अपसाइड की तरफ जो प्रीवियस स्विंग्स आए थे अराउंड 6,100 के, तो वो अच्छा खासा पॉसिबिलिटी बन जाता है कि ये स्टॉक फिर से जो स्विंग है उसको अटेम्प्ट करेगा। तो आगे जाते हुए हमें लगता है कि इसमें लॉन्ग करके चलने की सलाह रहेगी। करंट स्तरों पे कोई लॉन्ग करता है तो 5,200 का एक स्टॉप लॉस लगा है, और ऊपर में जो इमीडिएट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 5,800 के है, और उसके ऊपर सस्टेन होता है तो अराउंड 6,000 के भी हो सकते हैं। कंपेरेटिवली BSE का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। काफी अच्छा है ये नजरिया इस एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक पर, लेकिन इस बीच कुछ PSU बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। चुनिंदा स्टॉक्स में अच्छी तेजी दिखी है। यूनियन बैंक 4% की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार दिखा है। आदित्य, क्या राय होगी यूनियन बैंक पर? बिल्कुल, देखिए यूनियन बैंक का चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है। हमने आज इसमें बाय की सलाह भी दी थी, और मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे तेजी का नजरिया इंटैक्ट है, और स्टॉक अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट से 110 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक किया है, तो अभी इसमें बारूद है, यहाँ पे पॉजिटिव नजरिया बनाना चाहिए यूनियन बैंक पर। लेकिन इसके अलावा महाराष्ट्र बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, क्या इन दोनों स्टॉक्स पर भी आपका नजरिया पॉजिटिव होगा आदित्य? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वो भी अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। बट मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैं अपना न्यूट्रल टू पॉजिटिव नजरिया रखता हूँ, और मुझे लगता है कि अक्रॉस द बोर्ड PSU बैंकिंग में एक रिकवरी फेज बन रहा है, तो यहाँ पे न्यूट्रल टू पॉजिटिव नजरिया रखना चाहिए।
ये नजरिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर के कई स्टॉक्स पर हमने चर्चा की। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आइए अब आपको ले चलते हैं इंडिया एनर्जी वीक, जहां हमारे सहयोगी प्रकाश के साथ गेल के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप कुमार ने खास बातचीत की। एलएनजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उम्मीद ये की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर यूएस में होंगे अगले कुछ दिनों में। कुछ बड़े नेगोशिएशंस हो सकते हैं इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें गेल की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? शायद बहुत कुछ लोगों को ना मालूम हो, लेकिन गेल 1 दशक से ज़्यादा यूएस वॉल्यूम्स कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है और जिसकी सप्लाई 2018 से लगातार चल रही है। हमारे टोटल पोर्टफोलियो जो कि करंट पोर्टफोलियो 14 मिलियन टन की सप्लाईज का है, उसमें से 5.8 मिलियन टन यूएस से ही आते हैं वो वॉल्यूम्स। और इसके अलावा हमने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पहले फ्लोट किया था कि किसी लिक्विफिकेशन प्लांट्स में जो यूएस में आ रहे हैं उसमें हम इक्विटी स्टेक ले लें और उसके साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई भी हो, लेकिन वो हमको कॉल ऑफ करना पड़ा था क्योंकि पॉज लग गया था लिक्विफिकेशन प्लांट्स में। अब क्योंकि वो पॉज हट गया है तो हम ये अपॉर्चुनिटीज़ को रिवाइव करेंगे, एक समय देखते हुए जो भी उचित समय होगा उसमें हम ये रिवाइव करेंगे। तो आगे भी हमारे पास यूएस से फर्दर बिजनेस रिलेशंस बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। और जिस तरीके के संकेत न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहे हैं, खासकर गैस प्राइसेस को लेकर, क्रूड प्राइसेस को लेकर, उस कॉन्टेक्स्ट में आपके हिसाब से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का क्या आउटलुक रह सकता है गैस प्राइस की बात करें? यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही कमिटेड है फॉर मोर एंड मोर एनर्जी फॉर द वर्ल्ड, फॉर द यूएस। और ये बहुत हम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की अच्छी बात है, बिकॉज जब ज़्यादा सप्लाईज मार्केट में आएंगी तो ये प्राइसेस सॉफ्ट होने चाहिए। लेकिन हालांकि ये डिसीजन तो है और ये पॉज हटने की वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे, लेकिन वो शायद इतनी जल्दी ना आ पाए, उनको आने में समय लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि शायद अगले 1 या 2 साल में प्राइसेस उतने सॉफ्ट ना हो पाए जितना हम चाहें, लेकिन 2 साल के बाद डेफिनेटली प्राइसेस में सॉफ्टनेस आनी चाहिए। और जैसे कि यूक्रेन और रशिया वॉर के बारे में भी संकेत मिल रहे हैं कि इसमें कोई नेगोशिएशन हो जाए और वॉर बंद हो जाए, तो इसमें भी हो सकता है कि यूएस की सप्लाईज जो आज की डेट में कंस्ट्रेंड है, यूएस से भी कुछ सप्लाईज गैस की वापस शुरू हो जाए। पाइप्ड गैस ना हो तभी भी एलएनजी की सप्लाई शुरू हो जाए और इससे भी प्राइसेस सॉफ्ट होने की उम्मीद है। एक क्वेश्चन सर, ऑफ कोर्स पेट्रोकेमिकल्स के कॉन्टेक्स्ट में है। गेल्स काफ़ी एक्सपेंशन इसमें काफ़ी एक्सपेंड कर रही है कंपनी। कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपने लिए हैं, उस पर अगर कोई अपडेट है जिसमें कि न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं, कई ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिस पर कि गेल काफ़ी फोकस कर रहा है, तो इस पर कुछ डिटेल्स। जैसा आपको मालूम है कि हमारे पाटा प्लांट की कैपेसिटी 810 KTA है जो पॉलीएथिलीन बनाता है, और इसके अलावा हमारी एक सब्सिडियरी है ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर्स लिमिटेड जो कि 220 KTA पॉलीएथिलीन और 60 KTA पॉलीप्रोपिलीन बनाता है। इसके अलावा हमने पाटा में पॉलीप्रोपिलीन की कैपेसिटी 60 KTA लगाने के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि इसी साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, और इसके अलावा 500 KTA का हम पॉलीप्रोपिलीन प्लांट दहेज में लगा रहे हैं जो कि देश का पहला प्रोपेन रीहाइड्रोजनेशन पॉलीप्रोपिलीन प्लांट होगा और वो भी इसी साल कंप्लीट करने की उम्मीद है। इसके अलावा हमने 1.25 मिलियन मेट्रिक टन का PTA प्लांट एक्वायर किया मैंगलोर में JBF पेट्रोकेमिकल से NCLT प्रोसेस के दौरान, और उसको हम रिवाइव कर रहे हैं और वो भी इसी साल कमीशन होना चाहिए। ये सब मिला के हमारी कैपेसिटी लगभग 3 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की हो जाएगी। इसके अलावा हम न्यू प्रोजेक्ट्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और इथेन क्रैकर के प्रोजेक्ट पे भी फिजिबिलिटी पे काम चल रहा है। समस्या ये है कि आज की डेट में पेट्रोकेमिकल्स के मार्जिन बहुत कम हैं, एडवर्स हैं, और हमारी ये डिमांड रही है कि कंट्री में क्योंकि बहुत सारे इंपोर्ट्स होते हैं तो टैरिफ प्रोटेक्शन बढ़ना चाहिए पेट्रोकेमिकल्स पे, जिसकी वजह से कि ये मेक इन इंडिया का कंसेप्ट जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, ये भी सफल हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंट्री में ही लग पाएँ। ऐसा होने से डेफिनेटली और नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए हमको साहस मिलेगा। एक आखिरी क्वेश्चन सर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने जो नॉमिनेटेड फील्ड्स हैं उसमें जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आई जिसकी वजह से सप्लाई में कुछ कटौती की, इसको गेल के कॉन्टेक्स्ट से कैसे देखा जाए? क्योंकि ऑफ कोर्स जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वो मीट करने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को स्पॉट परचेज करने होंगे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, और गेल की भूमिका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगी। तो आपके वॉल्यूम के कितनी बढ़ सकती है और ओवरऑल गेल के सेहत पे इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा?
पॉजिटिव के अलावा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी, बिकॉज हमारी बहुत सारी ग्रुप कंपनीज हैं जो कि सीजीडी ऑपरेशंस में हैं, तो जब उनको डोमेस्टिक गैस की अवेलेबिलिटी कम होती है तो उनके मार्जिन्स पे इफेक्ट पड़ता है। बट जहाँ तक आरएलएनजी वॉल्यूम सोर्स करने का है तो कुछ कंपनीज अभी सीजीडी कंपनीज हमसे सोर्स कर रही हैं, और आगे भी क्योंकि एक डोमेस्टिक प्राइस्ड एपीएम प्राइस्ड गैस की कमी हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आरएलएनजी की सोर्सिंग की रिक्वायरमेंट होगी, और हम ये गैस सोर्स करके अपनी ग्रुप कंपनीज को डेफिनेटली सप्लाई करने का कमिटमेंट है हमारा, और हम करते रहेंगे। इससे डेफिनेटली गेल के करंट वॉल्यूम्स को और फ्यूचर वॉल्यूम्स को सपोर्ट मिलेगा। चलिए, तो बिल्कुल केपेक्स को लेकर, कारोबार विस्तार को लेकर गेल के प्लान्स क्या है विस्तार से कंपनी के मैनेजमेंट से हम समझ रहे थे। हेमांग जी, आप बिफोर वी लेट यू गो, आपसे एक राय ज़रूर जानना चाहेंगे। ताज़ा जो म्यूचुअल फंड निवेश के डेटा हैं उसमें जनवरी में म्यूचुअल फंड निवेश में हल्की गिरावट जरूर दिखी, लेकिन लगातार दूसरे महीने एसआईपी 26,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिली, और इसमें भी मिड कैप स्मॉल कैप स्कीम में लगातार 6th मंथ हम देख रहे हैं इनफ्लो जो है वो मजबूत हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप ने स्कैरी पिक्चर भी दिखाया है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स ही हैं जो कि बाजार में और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कमाई कराकर भी देते हैं। क्या हिदायत देंगे हमारे माध्यम से आपको सुन रहे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश के लिए, और उसी के साथ साथ बेंचमार्क्स पर भी? देखिए, इसके ऊपर काफी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है मार्केट में, और जिस तरह की गिरावट देखी है एट पोर्टफोलियो लेवल वो काफी बड़ी है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला तो है नहीं, पर डेफिनेटली अगर एक लार्ज कैप ओरिएंटेड स्कीम होती है वहां पे एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा 50, 60, 70%, तो जरूर से एक स्टेबिलिटी देता है ओवरऑल पोर्टफोलियो को। तो करंट वैल्यूएशंस और करंट सिनारियो में डेफिनेटली जो बायस है वो लार्ज कैप ओरिएंटेड स्कीम पे होगा, और ऐसा भी नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप में बिल्कुल निवेश नहीं करना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट अंडरस्टैंडिंग आप जरूर कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जबकि हम इतना बड़ा कट देख चुके हैं। उसमें सिर्फ ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा अर्निंग्स के ऊपर देखना चाहिए कि मैनेजमेंट कैसी है, अर्निंग्स की क्वालिटी कैसी है, किस तरह का बिजनेस मॉडल है कंपनी का। जस्ट बिकॉज द स्टॉक हैज फॉलन 30% या 40%, अगर आप उसमें निवेश करोगे तो शायद ये थोड़ा सा रिस्की साबित हो सकता है। तो आप थोड़ा सा अर्निंग्स को देख लीजिए बिफोर आप इन्वेस्ट करें मिड कैप और स्मॉल कैप। एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर दैट टेक हेमांग सर, और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए, और हैव अ नाइस डे टू यू। इस बीच जुबिलेंट फूड के नतीजे भी आए हैं, और नंबर्स की अगर बात करें, मार्जिन्स टूटे हैं, कंसोलिडेटेड आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है, मुनाफा घटा है। सालाना आधार पर कंसोलिडेटेड मुनाफा करीब 34% घटा है, 43 करोड़ पर आंकड़ा पोस्ट होता हुआ दिखा है। कंपनी की आय 1,378 करोड़ से बढ़ी है, 2,151 करोड़ पर जाती हुई दिखी है। सालाना आधार पर आय में बढ़ोतरी, कामकाजी मुनाफा 280 करोड़ से बढ़कर 402 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है, और मार्जिन्स में कटौती देखने को मिली है। ऑन द फेस ऑफ इट नतीजे जो हैं मिक्स बैग कह सकते हैं, क्योंकि मार्जिन्स और मुनाफे के फ्रंट पर कटौती है, कंपनी की आय में बढ़ोतरी और कामकाजी मुनाफे में भी इजाफा देखने को मिला है। स्टॉक में रिएक्शन टुवर्ड्स डाउनसाइड ही देखने को मिला है। कुणाल, एक राय आपसे जानना चाहेंगे, 3% की गिरावट है, रेवेन्यूज को अगर छोड़ दें नतीजों में कमजोरी देखने को मिली है। कल जुबिलेंट फूड की बात करें जो अभी फिलहाल 642 के अराउंड है, मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट जुबिलेंट फूड में है, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक आज के दिन में ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है कि 630 का जो सपोर्ट है वो भी ब्रेक कर सकता है। अगर 630 का सपोर्ट ब्रेक करता है तो नीचे 600 से लेके वापस 560 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो टाइमिंग के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह रहेगी। अगर 630 ब्रेक होता है तो एक अच्छे से लेवल पर खरीदारी करके चलने का मौका ये स्टॉक हमें दे सकता है। तो वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। 630 का जो लेवल है उसको ध्यान में रख के चलने की सलाह रहेगी। वेट एंड वॉच करने की सलाह। नतीजों के बाद स्टॉक 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ, लेकिन रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी नजर डालेंगे। याद रखें, कल के सत्र में जब भारी बिकवाली दिखी थी तब भी रियल एस्टेट सेक्टर में भारी कमजोरी थी, और आज भी सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर रियल एस्टेट सेक्टर ही है। प्रेस्टीज एस्टेट 7% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ओबेरॉय रियल्टी सभी स्टॉक्स में 3.5 से 4.5% की भारी गिरावट आज के सत्र में दिखी है। आदित्य, क्या राय होगी आपकी इन रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक्स पर? बिल्कुल, देखिए मैंने रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी सेलिंग की राय दी थी, क्योंकि ये सबसे अंडर परफॉर्मर सेक्टर रहा है।
आज के दिन में वॉल्यूम के साथ इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन यहाँ पे शायद कल भी थोड़ा-सा फ़ॉलो-अप मूव डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। फिर एक बार रीअसेस करना चाहिए, बट इधर बहुत ज़्यादा तेज़ी का नज़रिया नहीं बनता, इधर सेल ऑन राइज़ का ही नज़रिया बनता है। बट इतने दिन से सेलिंग थोड़ी-सी ज़्यादा हावी हो गई है, तो जो अगर कोई शॉर्ट में बैठे हैं तो वो थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं इसमें शॉर्ट के व्यू में। बट एज़ बाज़ार अभी थोड़ा-सा तेज़ी दिखा रहा है, तो कल ऐसा लगता है कि शॉर्ट काटने के दिन आ सकते हैं। तो ओवरऑल इधर मेरा न्यूट्रल नज़रिया बनता है, थोड़ा-सा बेरिश नज़रिया बनता है मीडियम टर्म में। तो ओवरऑल ट्रेंड इज़ न्यूट्रल टू बेरिश। बेरिश नजरिया रियल एस्टेट स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से भारी बिकवाली हावी होती हुई नजर आई, लेकिन ऑटो सेक्टर से अशोक लेलैंड के नतीजों की तो हमने बात कर ली, जिसके बाद 8% की तेजी यहां पर दिखी है। लेकिन ऑटो सेक्टर के कुछ और स्टॉक्स जो हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, टाटा मोटर्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, एमआरएफ, सभी स्टॉक्स आधे से 1.5% की तेजी के साथ कारोबार यहां पर दिखा है। जतिन, क्या राय होगी इन दोनों ही टायर कंपनियों पर, एक्साइड और एमआरएफ, और टाटा मोटर्स पर भी 1% से ज्यादा की तेजी दिखी है? देखिए, जो ऑटो एक्सेलरी स्पेस है, यानी कि एमआरएफ की बात करूं तो एमआरएफ में अभी एक आज के ट्रेडिंग सेशन में 1,06,000 स्तर के आसपास से थोड़ा 1,06,000 के स्तरों के आसपास से हमें एक बाउंस बैक देखने मिला है। लेकिन हमें लगता है कि कहीं न कहीं जब तक ये 1,16,000 के ऊपर ट्रेड नहीं होता, इसमें कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। तो स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। यस, आज के ट्रेडिंग सेशन में पुल बैक आया है, लेकिन इसमें कोई निवेश की सलाह नहीं रहेगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द केस ऑफ एमआरएफ। और अगर जो एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो एक्साइड इंडस्ट्रीज में यस एक पॉसिबिलिटी बन रहा है, एक फिबोनाची सपोर्ट लेवल के आसपास जाके आज के ट्रेडिंग सेशन में एक हैमर पैटर्न बना रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर, जो एक बुलिश पैटर्न है और उसके इम्प्लीकेशन भी बुलिश है। और हमें लगता है कि अगर जो ऑटो एक्सिलरीज में से कुछ मेरे को एक स्टॉक चुनना है तो यस डेफिनेटली एक्साइड इंडस्ट्री वुड बी दैट स्टॉक, क्योंकि पैटर्न वाइज एक अच्छा बुलिश पैटर्न बना रहा है। लेवल्स की बात करूं तो 380 से लेके 390 तक के अपसाइड पॉसिबल है। और अगर जो स्टॉप लॉस की बात करूं तो 355 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो एज अ स्टॉप लॉस की तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये राय आपको मिलती हुई एक्साइड इंडस्ट्रीज, एमआरएफ जैसे काउंटर्स पर। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में रिकवरी मोड जो है वो और बेहतर होता हुआ दिखा। इस वक्त अगर आप देखेंगे बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स दोनों में ही अच्छी खासी रिकवरी है। आप देख पाएंगे ऑलमोस्ट परसेंटेज वाइज सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 1% की रिकवरी और 800 अंकों की रिकवरी वैसे पॉइंट वाइज देखने को मिल रही है। साथ साथ निफ्टी देखे 250 अंकों की रिकवरी दिन के निचले स्तरों से आप क्लियरली देख पाएंगे। यहाँ पर 23,050 के लेवल्स के आसपास ट्रेड नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी भी देखेंगे, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स की रिकवरी 49,516 के लेवल्स पर। और मिड कैप स्मॉल कैप में तो बेहतरीन ट्रेंड इस वक्त, मिड कैप ऑलमोस्ट 1,400 अंकों की रिकवरी दिखाते हुए और परसेंटेज वाइज भी ऑलमोस्ट 3% गेन्स है। और स्मॉल कैप्स में तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आएगी। बीटीएसटी ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं। कुणाल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, कोई बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड आपके पास? वेल, जिस हिसाब से मार्केट फिलहाल ट्रेड कर रहा है, एक स्टॉक है जहां पे आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। स्टॉक का नाम है यूपीएल। आप देखिए 622 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड निफ्टी में भी जो मोमेंटम है वो फिलहाल एक पॉजिटिव साइड की देखने को मिल रही है। तो यूपीएल यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 622 के अराउंड है लोअर लेवल पे, जो हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे 610 का होगा ना। टारगेट की बात कर लेते हैं, 622 के अराउंड खरीदे, 610 का हम यहाँ पे टारगेट मेंटेन करके चलेंगे, एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर ले, 632 का पहला टारगेट है, जो आली चार्ट पे उसका 50 एमए है। और 632 जैसे ही क्रॉस करता है 650 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। यूपीएल बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में लग रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। पीएल बीटीएसटी कुणाल की तरफ से। जतिन, आपकी तरफ से कोई बीटीएसटी? यस, जो लॉन्ग साइड की तरफ एक ट्रेड लेना चाहूंगा। जो ट्रेड होगा वो एफएमसीजी पैक में से डाबर में रहेगा। डाबर में अगर जो डेली चार्ट्स देखें तो रिसेंट का जो फॉल था 550 से लेके 515, वो एक कॉम्प्लेक्स करेक्टिव पैटर्न था ईडीटी के हिसाब से, और हमें लगता है वो कंप्लीट हो चुका है। और एक रिट्रेसमेंट या तो पुल बैक के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे लॉन्ग साइड की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा आपको 520 का, और ऊपर में टारगेट एक्सपेक्टेड है 540 के।
टारगेट्स डाबर एज BTST फ्रॉम जतिन। आदित्य, आप कोई ट्रेड लेकर जाना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरी पिक रहेगी यूनियन बैंक। PSU बैंकिंग स्पेस में काफी अच्छा तेजी देखने को मिल रही है, तो यूनियन बैंक को बाय कर सकते हैं 115.15 में। स्टॉप लॉस रहेगा 110 का और टारगेट रहेंगे यहाँ 120 से लेके 125 के। ऑफ इंडिया, तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से BTST ट्रेड यानी कि खरीदारी की कॉल मार्केट की इस रिकवरी में फिलहाल मिलती हुई। इस बीच इंश्योरेंस शेयरों पर एक बार नजर होनी चाहिए। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल, ये सारे स्टॉक्स में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। SBI लाइफ ऑलमोस्ट 2.5% के गेंस दिखाते हुए 3% तक की तेजी HDFC लाइफ के काउंटर पर भी दिख चुकी है। मैक्स फाइनेंशियल भी 3% मजबूत नजर आ रहा है। कुणाल, लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में ये जो ताज़ा खरीदारी है, इसमें कोई कन्विक्शन बन रहा है आपका? एक अच्छी खासी मोमेंटम रिसेंट डेज में हमें लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में देखने को मिली है, और बजट में टैक्सेस को लेके भी कुछ इश्यूज आ रहे थे, लेकिन बहुत हद तक वो सॉल्व भी हो चुके हैं, एंड जो अनसर्टेनिटी वो भी क्लियर हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक में भी एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। एक स्टॉक है जहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। आज के दिन में 50 MA के ऊपर का क्लोजिंग दे रहा है। स्टॉक का नाम है SBI लाइफ। फिलहाल 1450 का राउंड ट्रेड कर रहा है। आप प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चल सकते हो। लोअर लेवल पे जो ऐसा मेंटेन करके चलेंगे 1400 का करेंगे, जो पिछले 2 दिन का लो भी है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक चल रहा है, पहला टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है 1490 है, और 1490 जैसे ही ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे आपको ये 1560 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो SBI लाइफ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। खरीदारी करने की सलाह 1560 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। इस बीच ब्लू स्टार स्टॉक पर फोकस करेंगे। 5% से ज्यादा की तेजी और निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में ये शामिल है। जतिन, ब्लू स्टार, क्या राय होगी इस स्टॉक पर? जतिन, ये सवाल आपके लिए था। इसका ब्लू स्टार की बात कर रहे हैं। 5% से ज्यादा की तेजी आज यहाँ पर दिखी है। जो अराउंड 1990 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न बना है। इनगल्फिंग बुल पैटर्न बन रहा है। डेली चार्ट्स के ऊपर, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि ये आने वाले दिनों में 2100 2150 तक के लेवल्स भी छू सकता है। करंट स्तरों पे अगर जो कोई बाय करता है तो हमें लगता है कि 1925 का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये नजरिया ब्लू स्टार पर। इस बीच एंजल वन, यहाँ पर भी करीब 4% की अच्छी खासी तेजी दिखी है। कुणाल, क्या राय होगी एंजल वन 2340 के आसपास कारोबार करता हुआ? कल 2344 2340 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इतना ही नहीं, आप देखिए स्टॉक का डेली चार्ट लगातार एक अच्छे खासे सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है, अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन के साथ, और वीकली चार्ट पे भी काफी अच्छा सपोर्ट है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ऐसा थोड़ा सा बढ़ाएगा 2195 का ऐसा है जो आज का ही लो है। अगर टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2345 पे, और अगर हम 2195 का एसएल मेंटेन करते हैं, टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट ऊपर में 2460 2460 का होगा, और 2460 जैसे ही ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे 2650 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो आज के दिन में देखने जाए तो ये एक बुलिश सेरामिक कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन भी बना रहा है एज पर द रियल बॉडी, एंड अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन के साथ भी ट्रेड कर रहा है। तो कन्विंसिंग मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। ओके, कन्विंसिंग यहाँ पर मूव्स नजर आ सकते हैं। एक्सचेंज एंसलरी इस वक्त आज इनफैक्ट फोकस रेडार पर भी थे। फर्स्ट हाफ में ये वही एक्सचेंज एंसलरीज थे जहां पर बिकवाली का दबाव था, लेकिन सेकंड हाफ 12 बजे के बाद सारे के सारे स्टॉक्स एक्सचेंज से जुड़े हुए, चाहे फिर वो BSE लिमिटेड हो, एंजल वन हो, CDSL हो, MCX हो या कैम्स हो, अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे थे। मजबूती के ट्रेंड के साथ यहाँ पर आज कामकाज होता हुआ दिखा। एंड ड्यूरिंग क्लोजिंग अगर आप देखें BSE लिमिटेड में तो ये ट्रेंड अब भी कायम नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच चलिए क्लोजिंग की तरफ बाजार में बढ़ते हुए इस वक्त अगर आप देखेंगे उतार चढ़ाव रहा ड्यूरिंग द एंटायर ट्रेडिंग सेशन। अगर आप देखें काफी वॉलेटाइल थे मार्केट्स, और इस उतार चढ़ाव के बीच शुरुआत
में उम्मीद नहीं थी कि सेकंड हाफ में बाजार जो है वो इतना अच्छा रिकवर कर जाएंगे। इन द लास्ट आवर ऑफ ट्रेड रिकवरी जो है और ज्यादा मजबूत होती दिखी। बेंचमार्क्स और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज्यादा परफॉर्म कर रहा था और बेंचमार्क निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले मिड कैप ज्यादा परफॉर्म कर रहा था। तो आउट परफॉर्मेंस वहां से जहां गिरावट ज्यादा थी वहीं मिड कैप ऑलमोस्ट 1400 अंक रिकवर करता हुआ भी दिखा। निफ्टी के गेनर्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, टाटा स्टील, HDFC लाइफ, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त बाजार में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। इस बीच निफ्टी के लूजर्स भी आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कमजोरी कहां पर हावी होती हुई दिख रही है और डाउनसाइड कहां पर विजिबल है ये भी एक बार आपको बताते हैं। और इन सेंटिमेंट्स की अगर बात करें, गिरावट क्लियरली हावी होती हुई M&M, ITC, रिलायंस, इन्फोसिस, आइशर मोटर्स जैसे काउंटर्स पर नजर आई। तो क्लियरली यहाँ पर कह सकते हैं डाइवर्सिफाइड FMCG लार्जर प्लेयर्स लाइक रिलायंस और साथ ही इन्फोसिस, ITC, आइशर मोटर्स जैसे काउंटर्स थे जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके स्क्रीन पर है। बटा हुआ सा इस वक्त कामकाज कह सकते हैं और तस्वीर जो है बिल्कुल बटी हुई वॉलेटाइल ट्रेड्स के दम पर यहाँ पर देखने को मिली। इंश्योरेंस स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला। नतीजों के दम पर लास्ट लेग ऑफ रिजल्ट सीजन चल रहा है, जहां नतीजे पॉजिटिव आ रहे हैं उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी दिख रहा है। जैसे कि अशोक लेलैंड आज अनुमान से बेहतर नतीजा है, उसके बाद 5% स्टॉक जो है वो भागा। रियल एस्टेट सेक्टर आज एब्सोल्युटली गिरावट, या कह सकते हैं कि दिन की शुरुआत से ही जो वन साइड डाउन ट्रेंड था रियल एस्टेट में इस वक्त कोई चाम फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लार्जर रियल एस्टेट प्लेयर्स हो या फिर छोटी मोटी रियल एस्टेट कंपनियां हो, हर तरफ बिकवाली ही बिकवाली हाथ लगी। नतीजों के बाद सेल में करीब 5% की तेजी आई क्योंकि नंबर्स ठीक ठाक थे। वहीं अच्छे नतीजों के दम पर मॉइल में भी हमने देखा ऑलमोस्ट 2% के गेंस। मुनाफा मॉइल का भी करीब 18% बढ़ता हुआ देखने को मिला था। ऑल इन ऑल बाजार के सेंटिमेंट्स काफी वॉलेटाइल रहे ड्यूरिंग द एंटायर सेशन, लेकिन बाजार क्लोज होते होते एक अच्छी रिकवरी के साइन दिखाकर क्लोज हुआ, विच इज स्टिल अ पॉजिटिव। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स की बात करें वो कंफर्ट लेवल के आसपास नहीं नजर आ रहा। 15-16 के लेवल्स हैं और कंसर्न वहां पर इंडिया विक्स का बढ़ना लगातार बनती हुई। लेकिन इस बीच क्लोजिंग फाइनल आपके स्क्रीन पर है 49,514 के लेवल्स पे 110 अंकों की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हरे निशान के साथ क्लोज होता हुआ। निफ्टी 23,000 के लेवल्स को बचा पाया। जब बाजार आज खुले तब भी 23,000 के लेवल्स को इंटैक्ट रखा था। क्लोजिंग में भी इन लेवल्स को तो एटलीस्ट इंटैक्ट रखा, सस्टेन किया। 76,242 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड, लेकिन नीचे से रिकवर काफी हुआ। सेंसेक्स और क्लोज होता दिखा और इसी तरह की तस्वीर आपको मिड कैप स्मॉल कैप में भी दिखेगी। डेंट बड़ा, गिरावट बड़ी थी, इसीलिए लाल निशान के साथ क्लोजिंग दिख रही है, लेकिन लास्ट आवर में रिकवरी भी काबिल तारीफ थी। चलिए क्लोजिंग कॉल को फिलहाल हम यहीं समेटने जा रहे हैं। एक अच्छा सेशन था, उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ से रिकवरी जो है वो तेजी की तरफ बदलती हुई नजर आए। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। मुझे और आशीषा को फिलहाल आप दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।